चलिए स्टार्ट करें। आज का पहला टॉपिक है, यूनेस्को ने भारत की एक नई साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। अब लगभग हर एग्जाम में अगले कुछ महीनों तक, बल्कि एक साल तक ये प्रश्न आएगा। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को का एक फिनोमिना है। दुनिया भर के तमाम स्थलों को वो इसमें घोषित करता है। आज भारत के 45 स्थल इसमें शामिल हो गए। इस बार जिसको घोषित किया गया है वो सारनाथ में स्थित कुछ स्मारक हैं। उत्तर प्रदेश की अब ऐसे कुल 4 साइट्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हो गए। ये सारनाथ के जो स्मारक हैं चारों तरफ, इनमें मोटे तौर पर 3 स्तूप है। ये जो टीले जैसी रचना दिख रही है ये स्तूप है। ये बुद्ध के पहले भी बनते थे और बुद्ध ने एक बार इच्छा व्यक्त की थी कि जब वो न रहें तो उनके पवित्र अवशेष, चाहे वो राख हो चाहे कुछ भी, उस पर एक ऐसा ही स्तूप बनवाया जाए। बाद में इसको फिर एक परंपरा सी बनी। अशोक, सम्राट अशोक के विषय में कहते हैं कि उन्होंने 84,000 ऐसे स्तूप बनवाए थे। ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है संख्या, क्योंकि इतने तो गांव भी नहीं थे देश में उस समय। लेकिन निस्संदेह अभी भी जितने पुराने स्तूप भारत में मिलते हैं वो सब अशोक के ही बनवाए हुए। उनमें ये स्तूप भी अशोक ने तो बनवाया था 249 ईस्वी पूर्व, लेकिन बाद में नष्ट भ्रष्ट हो गया। 5वीं 6वीं शताब्दी में जब भारत में गुप्त काल चल रहा था तो एक बार फिर से इसको रेनोवेट कराया गया और समय बीता, फिर से धीरे धीरे इसका महत्व घटता चला गया। 12वीं शताब्दी तक आते आते लगभग खो सा गया था। 18वीं शताब्दी में इसको फिर खोजा गया, फिर रेनोवेट कराया गया। यही वो प्रसिद्ध अशोक स्तंभ है जो हमारे यहाँ राज चिन्ह बना हुआ है। 4 शेर, जिसमें 3 आपको दिखेंगे, एक का मुंह पीछे की ओर है। उनके नीचे चक्र के दाएं बाएं 2 जानवर आपको दिखेंगे, घोड़ा बैल, 2 पीछे हैं। लेकिन वो इस स्थान से हटाकर वहीं बगल में 100 साल पहले करीब एक म्यूजियम बना दिया था अंग्रेजों ने, वहीं बगल में सुरक्षित रख दिया गया है। अच्छा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जैसे भारत के 45 स्थान रखने के पहले हर देश से पूछती है कि आप किस किस साइट को रखवाना चाहते हैं। तो एक टेंटेटिव लिस्ट, काम चलाऊ लिस्ट देनी पड़ती है हर देश को। आज हमारे भी ऐसे ढेर सारे साइट्स टेंटेटिव लिस्ट में है। अगली बार उन्हीं में से किसी एक को यूनेस्को फिर ये घोषित कर देगी और ये 2 प्रकार की लिस्ट बन जाती है। यूनेस्को की एक तीसरी लिस्ट भी है। ये सब तो स्थायी रूप से है। एक लिस्ट होती है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या है? वो आप दिखा नहीं सकते, आपकी परंपरा है। जैसे वैदिक मंत्रों का पाठ, कुंभ का मेला, इस तरीके की चीजें। तो अब अगर अभी आपको कोई कहे कुंभ मेला दिखाइए तो आप कहाँ से कुंभ मेला दिखाएंगे? जब लगेगा भाई तब दिखाएंगे। तो उस स्थिति में वो इंटेंजिबल लिस्ट बन जाती है। ऐसी 14 चीजों को अलग एक लिस्ट में डाला गया है। 45 बाकायदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये उठाकर उसी टेंटेटिव लिस्ट से इसमें शामिल हो जाते तो वो संख्या एक घट जाती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए कुछ लाइन इस पर लिखते हैं। लिखें। ये बैठक जो थी यूनेस्को की साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित की गई थी। तो लिख लीजिए जरा, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के, दक्षिण कोरिया के बुसान में
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई। सिटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को held at बुशान ऑफ साउथ कोरिया बैठक आयोजित की गई, जिसमें सारनाथ के बौद्ध स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, इन विच बुद्धिस्ट site of Sarnath, Buddhist site of Sarnath is recognized as World Heritage Site. Is recognized as World Heritage Site. यह भारत की 45वीं 45th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज इंडियाज 45th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब थोड़ा डिटेल लिखिए इसका, लिखें। इस साइट के मूलतः 2 भाग WHS में शामिल किए गए हैं। बेसिकली 2 पार्ट ऑफ दिस साइट। पिछले 3-4 महीनों से जो करंट आपने पढ़ा है उसका एक ठीक ठाक 30-40-50 क्वेश्चन का टेस्ट तैयार रखिएगा। जब आपका अगला टेस्ट होगा 10-20-30 वाला, तो उसी के साथ वो पेपर दे दिया जाएगा। इस साइट के मूलतः 2 भाग हैं। देयर आर बेसिकली 2 पार्ट ऑफ दिस साइट। चौखंडी स्तूपा और सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष चौखंडी स्तूपा and archaeological remains of Sarnath. Archaeological remains of चौखंडी सारनाथ के इन अवशेषों में among above said remains of Sarnath, इन अवशेषों में धामेक स्तूप, इसका असली नाम था धर्म दीक्षा। बुद्ध ने पहली दीक्षा 5 लोगों को यही दी थी। धामेक स्तूप, धर्म राजिका स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, सब उसी कैंपस में है। मूलगंध कुटी विहार, और अशोक स्तंभ शामिल है। एंड अशोका पिलर्स आर कंप्राइज्ड, और अशोक स्तंभ शामिल है। एंड अशोका पिलर्स आर कंप्राइज्ड, अशोक स्तंभ शामिल है। ये वो सारे स्तूप हैं, वो बिहार था। अशोका पिलर कुछ इस तरीके के है कि पिलर का जो शीर्ष है, एपेक्स, वहीं बगल के म्यूजियम में रखा है, और शेष पिलर वहीं ऐसे मैदान में पड़ा हुआ है। आगे लिखें। धामेक का वास्तविक नाम धर्म दीक्षा है। धामेक का वास्तविक नाम धर्म दीक्षा है। ओरिजिनल नेम ऑफ धामेक
इज द धर्म दीक्षा। धर्म दीक्षा है। बुद्ध ने पहला उपदेश यही दिया था। फर्स्ट preaching of Buddha was delivered at same place, यही दिया था। उन दिनों सारनाथ को ऋषिपत्तन अथवा मृगदाव के नाम से जाना जाता था। In those days, Sarnath was known as Rishipattan, public मृगदाव के नाम से जाना जाता था। आरंभिक स्तूप अगर न लिखा हो तो अशोक ने बनवाया। इनिशियल स्तूपा was constructed by Ashoka, ब्रैकेट में 249 BCE, 249 BCE, 249 BCE। 5वीं-6वीं शताब्दी ब्रैकेट में गुप्त काल में इसका पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया। इन गुप्ता एरा ब्रैकेट में 5th-6th century, 5th-6th century, it was renovated and expanded. इसका पुनर्निर्माण किया गया। यह उत्तर प्रदेश में चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। It is fourth वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन यूपी। उत्तर प्रदेश में चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1998 में इसे यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जगह दी गई थी। टेंटेटिव, काम चलाओ। In 1998 it was kept in tentative list of UNESCO। वर्तमान में भारत की 69 साइट्स 69 यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है। एट प्रेजेंट इंडिया 69 sites are in tentative list of यूनेस्को। इन्हीं में से किसी एक को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी जाती है। पहले 2-3 भी एक साथ दे दिए जाते थे। 83 में हमारे 4 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पहली बार एक साथ घोषित किया गया था। 4। जब आप हिस्ट्री के बाद कल्चर पढ़ लेते हैं तो मैं उनकी लिस्ट लिखाता हूं, आप अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए कौन से 4 वो लिखाए गए थे। 83। अब कोशिश करते हैं कि एक देश की एक ही साइट एक साल में उठाएं, तो इन्हीं में से किसी एक को प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी जाती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी जाती है। either of above said is kept into world heritage site in every
इन एवरी ईयर, बस खत्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तैयार रखिएगा कि आना ही आना है। अब जरा इस पर भी बात कर लें तो नई घटना हो गई और उसको जरा अच्छे तरीके से समझ लें। यूपीएससी और पीएससी वाले बच्चे मेंस के लिए क्वेश्चन तैयार कर लेंगे 250 शब्दों में। ये एक छोटा हिस्सा दिखाया गया है अफ्रीका और यूरोप के दो देशों का। ये मोरक्को है, आप जानते ही हैं, ये स्पेन है, आप जानते हैं। बीच में जिब्राल्टर का स्ट्रेट है, बहुत चौड़ा तो है नहीं। दोनों के बीच में कोई पुल नहीं बनाया गया है। इसका बड़ा कारण दोनों के बीच की कटुता रही है। तभी मोरक्को, यहां बर्बर नाम की एक जाति रहती थी, बर्बर। इन लोगों ने स्पेन पे कब्जा कर रखा था। स्पेन वालों ने 300 वर्ष तक लड़कर अपने देश को इससे मुक्त करा लिया था। स्पेन के बगल में फ्रांस है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्पेन और फ्रांस के बीच एक पहाड़ नेचुरल बाउंड्री का काम करता है। जैसे हिमालय हमारे और चीन के बीच एक नेचुरल बाउंड्री है, तो स्पेन और फ्रांस के बीच एक पहाड़ नेचुरल बाउंड्री है। याद कर लीजिए मन ही मन, ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ रखी है, वो कौन सा पहाड़ है। अचानक मोरक्को से करीब 60,000 लोग आके स्पेन के, ये देख रहे होंगे आप, शिउटा इलाका है, शिउटा इलाके में अचानक प्रवेश कर गए। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जिस इलाके की आबादी ही जिस शहर की 84,000 हो, वहां 60,000 लोग दूसरे देश के आके प्रवेश कर जाए। आने के लिए न मोरक्को ने रोका। स्पेन बहुत परेशान इस बात को लेकर कि ये क्या होगा। अब इसको लेके बड़ी उथल पुथल है। स्पेन के रिश्ते फ्रांस और इटली से बिगड़ गए हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ये आएंगे तो फिर हमारे यहां भी आएंगे। तो अब इसका कारण क्या रहा? असल में स्पेन और मोरक्को के जीवन स्तर में बुनियादी अंतर है। मोरक्को अफ्रीका का एक पिछड़ा हुआ देश है, स्पेन यूरोप का एक अग्रणी देश माना जाता है। स्पेन ने अपने आप को काफी अच्छे तरीके से विकसित भी किया। अब इन सबको बेहतर अवसरों की तलाश है, रोजगार की तलाश है, इसलिए यहां से यहां चले आए। ये समस्या एशिया और अफ्रीका में अक्सर बनी हुई है। एशिया अफ्रीका ही क्यों, लैटिन अमेरिका में भी वो लोग पहले हीरो वर्शिपिंग करते हैं, एक हीरो बनाते हैं, फिर उसको सत्ता देने के बाद भांग के नशे में सो जाते हैं, फिर वो बर्बाद कर देता है, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर उथल पुथल मचती है। यहाँ कोई हीरो वर्शिपिंग यूरोप में नहीं होती। किसी भी यूरोपियन देश का उन लोगों ने हीरो वर्शिपिंग ऑलरेडी करके उसका मजा ले लिया है। नेपोलियन बोनापार्ट को हीरो माना, उसने फ्रांस को दिया तो खैर बहुत कुछ, लेकिन मुसीबतें भी बहुत दे डाली। फिर मुसोलिनी और हिटलर हीरो बन गए अपने अपने देश में, भले ही थोड़े थोड़े समय अपने अपने देश में इनकी तूती बोलती थी, अब बुलवाई जाती थी आर्टिफिशियली। वो दोनों देश बर्बाद हो गए। तो आजकल इससे बड़ा डरते हैं, ब्रिटेन वाले तो खास डरते हैं। वहां जैसे ही कोई प्रधानमंत्री ज्यादा जड़ें जमाने लगता है तो उसको हटा देते हैं। अभी ज्यादा जड़ जमा रहा है, इसीलिए लास्ट टाइम मार्गरेट थैचर इंदिरा गांधी के समकालीन थी, 80 के डिकेड में, वही सबसे लंबे समय तक वहां पीएम रही। बाकी लंबे समय तक पीएम किसी को नहीं बनने देते हैं, सिस्टम को मजबूत करते हैं कि जरूरत क्या है, एक सिस्टम है, वो सिस्टम ही देश को आगे लेके चलेगा, व्यक्ति पर हम डिपेंड नहीं होंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, एक सिस्टम है कि हर खिलाड़ी का काम तय है और हर खिलाड़ी का एक सब्स्टिट्यूट है, तो बढ़ती चली जाती थी। कुल मिला के वही स्थिति यूरोप के देशों की। लेकिन यहाँ के इस सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अगर कोई लोग अफ्रीका से, और अजीब सी बात है, तैर चले आते, तैर की, ज्यादा लंबा चौड़ा समुद्र है नहीं, कोई डोंगी सोंगी उठाई, एक पटरा उठाया और पहुंच गए, तो उस स्थिति में अब उनको निकाल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि तुरंत आप नहीं निकालेंगे, अब इससे जो भी मनोबल बना हो। अचानक भाग भाग के सब लोग यहीं आ गए हैं। और अच्छा, आ जाएं
निरीह शरणार्थी बन के रुक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां के लोग जब देख रहे हैं कि 84,000 लोगों को भी 60,000 की भीड़ आ गई, तो भाई कहीं भी पैनिक भगदड़ मच जाएगी। और बाद में उन लोगों का घर लूट लिया, उनके खाने वाने छीन लिए, और यही सब हो रहा है। तो अब एक नया मुद्दा ये सामने उभरेगा कि ऐसा हो कैसे रहा। जब यूरोप अपने उस दौर में था, दुनिया भर में लोगों को गुलाम बनाता था, तब उसने मोरक्को से सटे हुए ही एक इलाके स्यूटा को अपने कब्जे में कर रखा था। ये सब इलाके प्रयोग किए जाते थे, यहाँ सामान ला के डंप किया या यहाँ से रॉ मटेरियल ला के डंप किया, और बाद में सीधा सा यहाँ जो है से गुलाम ये लोग लाते थे और यहीं रखते थे। फिर जिस देश से ऑर्डर मिलता था उसी देश में पहुंचा दिया करते थे। गुलामों का कारोबार यूरोप का एक बड़ा पसंदीदा कारोबार था। ये शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, पशुओं की तरह काम कराते थे। तो अब देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट या नतीजा निकलता है। नजर आप भी रखिएगा न्यूज़पेपर्स पर। अब जरा लिख लीजिए कुछ लाइन। स्यूटा, स्यूटा ये स्पेन का एक शहर है। स्यूटा इज अ टाउन ऑफ स्पेन। स्पेन का एक शहर है, इज अ टाउन ऑफ स्पेन, जहां मोरक्को से 60,000 प्रवासी अचानक प्रवेश कर गए हैं। जहां मोरक्को से 60,000 प्रवासी अचानक प्रवेश कर गए हैं। फ्रॉम वेयर 60,000 migrants have been entered suddenly. इन प्रवासियों ने रोजगार की तलाश में स्पेन आने का दावा किया है। These migrants are seeking employment in Spain. स्पेन इस कदम का विरोध कर रहा है। Spain is protesting these migrants. दरअसल मोरक्को 2021 में भी ऐसा ही कर चुका है। इनफैक्ट मोरक्को has already done same in 2021, जिससे वह अपने घुसपैठियों को स्पेन में प्रवेश कराने की कोशिश करता है। in which Morocco is continuously trying to get its people entered into Spain
entered into Spain. स्पेन में अवैध प्रवासन के कारण फ्रांस और इटली से भी उसका तनाव बढ़ गया है। ड्यू टू इलीगल माइग्रेशन in Spain, its conflict with France and Italy has been also increased. Spain इसे माइग्रेशन ब्लैकमेल कह रहा है। Spain declares it as migration blackmail. स्पेन पहले से ही कैटालोनिया संकट का सामना कर रहा है। उसका एक इलाका है, कहता हमको अलग कर दो, जब देखो तब अलग होने की ही बात करता है। Spain is already facing Catalonia crisis. यूरोपीय देशों ने कुछ वर्ष पूर्व सीरिया के कुर्द शरणार्थियों को शरण दी थी। यूरोपियन countries gave shelter to Kurd refugees a few years ago, जिसके परिणाम नकारात्मक रहे। Its results were negative, जिसके परिणाम नकारात्मक रहे। इसका नाम याद रखिएगा, CMIE है। आजकल इसके सारे आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं, काफी प्रयोग किए जाते हैं। रोजगार कितना देश में है कितना नहीं है, उनके लिए तो पूरी तरीके से इसी के आंकड़ों पर डिपेंड रहा जाता है, क्योंकि सरकार अब अपने कोई आंकड़े पेश नहीं करती है। 1970 के दशक में 50 साल पहले एक ऐसे ही फ्री इंडिपेंडेंट ग्रुप जैसा इसको बनाया गया था। तमाम एक्सपर्ट्स रखे गए, यही किसी भी क्षण देश में क्या रोजगार की स्थिति है, क्या अर्थव्यवस्था की स्थिति है, ये सारा अध्ययन करते थे। लेकिन जब सरकार ने आंकड़े देने बंद कर दिए कि रोजगार कितने लोगों को मिला है कितने लोगों को नहीं मिला है, तो आजकल इसी के आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप नेट पर चले जाएंगे इसकी साइट पर, तो आपको हर राज्य में कितना रोजगार है कितना बेरोजगारी है, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में कितना रोजगार है, शहरी क्षेत्र में कितना रोजगार है, महिलाओं की क्या स्थिति है, सारे आंकड़े आपको यहीं से मिलते हैं। तो इसको आप अभी तो लिख लेंगे, घर जाके स्थायी रूप से एक रजिस्टर में कर लेंगे। ये बहुत जरूरी चीज होती है, साल भर की नहीं होती, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए हेडिंग डालिए, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। यह एक थिंक टैंक है, इट इज अ थिंक टैंक जिसकी स्थापना अप्रैल 1976 में की गई थी, which was founded in April 1976. अप्रैल 1976 की गई थी।
इसका मुख्यालय मुंबई में, इट्स हेडक्वार्टर मुंबई में, इसका मुख्यालय मुंबई में। यह निम्न कार्य करता है। फॉलोइंग स्टेप्स आर रेज्ड बाय इट। नंबर 1, जीडीपी और निजी कंपनियों के प्रदर्शन परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा डाटाबेस तैयार करना, सबसे बड़ा डाटाबेस तैयार करना। टू प्रिपेयर द बिगेस्ट डाटाबेस of performance of GDP and corporate sector, performance of GDP and corporate sector. Number 2, भारत में रोजगार के आंकड़े जारी करना। टू रिलीज डाटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। भारत में रोजगार के आंकड़े जारी करना, डाटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। नंबर 3, अर्थव्यवस्था के रुझान को व्यक्त करना। टू express probability and forecast about economy, को व्यक्त करना। हेडिंग डालिए, G7 समिट, ग्रुप ऑफ 7, G7 समिट, ग्रुप ऑफ 7 समिट। ये क्या है भाई, पहले इसको समझते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूं, कहने को दुनिया में ढेर सारे देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, लेकिन दुनिया वास्तव में कुछ देशों की मनमर्जी से चलाई जाती है, और उसमें सबसे ताकतवर समूह ये G7, 7 देशों का समूह है। यूएसए, उसी प्रकार से कनाडा, मैप के अनुसार बताइएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। बहुत थोड़े समय के लिए 1998 से 2014 तक रूस भी इसमें शामिल था, तो G8 कहलाते थे। अब इनसे ताकतवर कोई नहीं हुआ करते थे। बाद में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, तो उसको निकाल दिया गया था। G7 कहलाता है। हर साल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये किसी न किसी देश में अपने ही बीच अपनी समिट करते हैं। जनरली वही जून जुलाई का महीना होता, और इस समिट में जो डिसीजन ये ले लेते हैं पूरे साल उसी को फॉलो करते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि दुनिया का एजेंडा अब इसी पे चलेंगे। पहले ये सम्मेलन के साथ दुनिया भर के जितने प्रमुख संगठन, सबके प्रतिनिधि बुलाते थे, और कुछ देशों को अलग से बुलाते थे। लंबे समय तक ये देश आउटरीच 5 कहलाते थे। आउटरीच का अर्थ है आप मेंबर तो नहीं हो, लेकिन आप आओ, बैठक में सिर्फ शामिल हो। तो चाइना को भी बुलाते थे, इंडिया को भी बुलाते थे, दक्षिण अफ्रीका को भी, ब्राजील को और मैक्सिको को। अब थोड़ा इस रूप को बदला है, आउटरीच 5 को। अब इस बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं वो तो खैर महत्वपूर्ण है ही। आजकल तो कोई बैठक होगी, सीधी सी बात है, ईरान का इजराइल और अमेरिका से युद्ध, रशिया का यूक्रेन से युद्ध, पूरी दुनिया में नशीले पदार्थों की तस्करी, पूरी दुनिया में AI पर चर्चाएं, ये तो लगभग हर बैठक का मुद्दा रहेगा। पूरी दुनिया में जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा रहेगा। तेल कहीं पहुंच पा रहा है, कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, ये लगभग हर बैठक के मुद्दे हैं। तो मुद्दे उतने महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि लगभग तय। बाकी जो बातें हैं, जैसे कहाँ बैठक हुई, कौन कौन शामिल होते हैं, ये चीजें एक नई
जानकारी बन जाती है। तो लिख लीजिए जरा, G7 का 52वां 52nd शिखर सम्मेलन, 52nd समिट ऑफ G7। ऐसा मानते हैं कि जब 73 में एक बार अरब इजराइल युद्ध हुआ तो दुनिया एक बार ऐसे ही क्राइसिस का सामना कर रही थी जैसे आज कर रही। उसी समय फ्रांस में एक लाइब्रेरी ग्रुप बना, कनाडा और इटली तब शामिल नहीं थे। यही बाद में 1975 आते आते G7 के आरंभिक रूप में कन्वर्ट हो गए। फिर कनाडा और इटली को भी शामिल कर लिया। जो इसके देश हैं उनमें से रसिया और चाइना के अलावा जो अन्य 3 मान्यता प्राप्त परमाणु शक्तियां हैं, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, वो शामिल हैं। इनमें अधिकांशतः देश टॉप 10 इकोनॉमी में शामिल है। इनमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो है। ये मान लिया जाता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल संगठन। अच्छा, एक खास बात इनकी रहती है, अन्य मुद्दों पे चाहे जितना चिक चिक करें, लेकिन जब यहाँ इकट्ठा होते हैं तो एक सुर में बात करते हैं। इसीलिए किसी को गलतफहमी न हो जाए कि ईरान और इजराइल वाले मुद्दे पे ब्रिटेन और फ्रांस, स्पेन ये खामोश बैठे पड़े हैं, इसका मतलब अमेरिका को अलग थलग छोड़ दिया है। कोई बड़ा युद्ध हो जाए जहां आर या पार का निर्णय लेना हो, सब अमेरिका के साथ ही खड़े होंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये दुनिया का सबसे ज्यादा तालमेल बनाकर चलने वाला ग्रुप है। ओवरऑल लगता है कि आपस में देखिए कितनी चिक चिक कर रहे हैं। ट्रंप ने खुलकर कहा कि हमारा साथ ब्रिटेन नहीं दे रहा है, हमारा साथ फ्रांस नहीं दे रहा है, अब हम भी यूरोपियन यूनियन की रक्षा नहीं करेंगे, नाटो से अलग हो जाएंगे। लाख बोलते रहो, लेकिन जब ये लोग एक मंच पाते तो एक सुर में बात करते हैं। तो लिखें जरा, G7 का 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन लेस्बेन्स में संपन्न हुआ। 52nd summit of G7 held at एवियन लेस्बेन्स ऑफ फ्रांस। बातचीत में लोग अक्सर इसको एवियन या एविया भी बोल देते हैं, चल जाता है। संपन्न हुआ, हेल्ड एट एवियन लेस्बेन्स ऑफ फ्रांस। इसमें G7 के राष्ट्र प्रमुखों के साथ आउटरीच कंट्रीज ने भी भाग लिया। Head of nations of G7 participated along with outreach countries में भारत, मिस्र, इजिप्ट, केन्या, कतर, यूएई, साउथ कोरिया, ब्राजील और यूक्रेन शामिल है। ब्राजील एंड यूक्रेन आर कंप्राइज्ड। ब्राजील और यूक्रेन शामिल है। भारत ने 2005 से अब तक कुल 12 बार इसमें भागीदारी की। इंडिया has participated 12 times till date since 2005। 5 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह, 5 times by डॉक्टर मनमोहन सिंह, 7 बार नरेंद्र मोदी,
यह शिखर सम्मेलन, दिस समिट, कैंसर को प्राथमिकता देने वाला, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो वनडे टाइप की बातों में बड़ी रुचि रखते हैं वन लाइनर में, तो उनके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैंसर को प्राथमिकता देने वाला पहला शिखर सम्मेलन बताया जा रहा है। दिस समिट इज बीइंग कंसीडर्ड, दिस समिट इज बीइंग कंसीडर्ड एज फर्स्ट समिट, एज फर्स्ट समिट which has preferred cancer, preferred cancer। 1975 में फ्रांस के रंबोनिलेट में G7 सामने आया था। रंबोनिलेट में G7 सामने आया था। G7 was emerged that Rambonilate of France, Rambonilate of France in 1975, in 1975 इसे विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन माना जाता है। इसे विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड द पावरफुल मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है। अगली चीजें एक एक लाइन की हैं, पीसीएस तक आ सकती है, यूपीएससी तो ऐसी चीजें नहीं पूछता है। लिखें एक लाइन की, कुछ इसमें समझाने लायक नहीं। जनरल धीरज सेठ, जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। जनरल धीरज सेठ is appointed new chief of army staff, new chief of army staff। नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक होगा। His tenure would be up to August 31st, August 31st, 2028, 2028 तक होगा। ऐसे अगली चीज भी वन लाइनर ही, पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं। तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है, पुनः नियुक्त किया गया है। तुषार मेहता is reappointed as Solicitor General of India। वह 2018 से ही इस पद पर है, वह 2018 से ही इस पद पर है। He is Solicitor General of India, Solicitor General of India since 2018, 2018। उनका नया कार्यकाल 3 वर्ष तक होगा। His new tenure would be for 3 years, would be for 3 years। नया कार्यकाल 3 वर्ष तक होगा। समझ लीजिए जरा
अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार पर मुकदमा करता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दो राज्य लड़ गए हैं आपस में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कोई राज्य सरकार भारत सरकार से किसी विवाद में फंस गई है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो वकील होगा वो सॉलिसिटर जनरल कहलाता है। ये भारत सरकार का वकील। अटॉर्नी जनरल जो कि भारत का सबसे बड़ा जुडिशरी ऑफिसर होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, वो रैंकिंग में थोड़ी गिनी जाएगी। वो तो जैसे संसद इंडिपेंडेंट है वैसे वो भी इंडिपेंडेंट है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये सबसे बड़ा जुडिशरी ऑफिसर होता है। ना जाने कितनी बार ये प्रश्न आया। भारत सरकार को कानूनी मसलों पे सलाह देना, किसी भी अदालत में भारत सरकार का पक्ष रखना, ये सारे काम करता है। जनरली छोटे मोटे मसलों में वो रोज सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल जा ही नहीं सकता। इस काम के लिए सॉलिसिटर जनरल ये सलाहकार की भूमिका निभाएगा, सीनियर होगा, और सॉलिसिटर जनरल उसके अधीन भारत सरकार का लॉयर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पद माना जाता है। अब इस समय सुप्रीम कोर्ट में जितने मसले चल रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ हो, उससे रिलेटेड कोई बात हो या और कोई बात, सब में सॉलिसिटर जनरल को ही भारत सरकार का पक्ष रखना है। अब बहुत सारे मुकदमे चलते हैं, कितने पर वो पक्ष रखेगा? तो उसकी सहायता के लिए 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और काम करते हैं। 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। मोटे तौर पे बोल लें तो ये देश के सबसे बड़े वकील, ये सब देश के सबसे बड़े वकील। इनके आगे किसी भी अधिकारी के, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, डीजीपी क्यों ना हो प्रदेश का, चीफ सेक्रेटरी क्यों ना हो प्रदेश का, इनके आगे वो लगभग दंडवत स्थिति में रहते हैं, सर सर कह के बात करते हैं। अगर किसी प्रदेश के कारण भारत सरकार की किरकिरी हो गई तो अक्सर अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल डपट के बात कर लेते हैं डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से। तो लिख लीजिए एक लाइन और, सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का वकील होता है। सॉलिसिटर जनरल इज द प्लीडर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार का वकील होता है, वकील होता है, प्लीडर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट। उसकी सहायता के लिए 5 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल are appointed to assist it थोड़ा और देखिए 1-2 लाइन, ये भी बस इसी साल के लिए, अगले साल काम नहीं आएगी। दुनिया भर में तमाम इलाकों में संयुक्त राष्ट्र संघ अपने मिशन भेजता है। जैसे सूडान में ठीक ठाक मात्रा में सैनिक गए हुए हैं, झगड़े फसाद चल रहे हैं, उनको शांत कराते रहते हैं। बांग्लादेश के सबसे ज्यादा सैनिक आजकल इन मिशनों में। नंबर 2 पे इंडिया है। किसी जमाने में इंडिया के सैनिक और ज्यादा मात्रा में होते थे। तो भारतीय सैनिकों की अच्छी छवि मानी जाती है। ज्यादा सिविल मैटर्स में दखल नहीं देते, बहुत डिसिप्लिन्ड हरकतें करते हैं, इसीलिए उनको पूरी दुनिया पसंद करती है। तो जब उनमें से कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सेक्रेटरी जनरल, ये दुनिया का पहला नागरिक होता है। इनकी तो पूरी लिस्ट आपको संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ाने के बाद लिखाई जाती है। उन्हीं में से एक डैग हैमरशोल्ड, स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, इसलिए किताबों में खासतौर पे हिंदी वालों में ये न लिख के पता नहीं क्या क्या लिखा गया है, लेकिन नाम उनका यही है, यही प्रोनाउंसिएट किया जाता है, डैग हैमरशोल्ड। ये मेडल दिया जाता है।
इस साल कुल 68 लोगों 68 सैनिकों, पुलिस कर्मियों या जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से डिप्लॉय किए गए हैं उनको ये मेडल दिया गया है, और उनमें 2 भारत की भी। तो लिख लीजिए जरा, डैग हैमरशोल्ड। असल में हिंदी की अच्छी मैगजीन भी करती क्या है कि इसको जो नाम है वही करके एक एक अक्षर लिख देती है। आप जानते हैं यूरोप में ब्रिटेन छोड़ किसी भी देश में ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएट नहीं किया जाता है। जो भी लैटिन से प्रभावित है, लैटिन से, वो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, तो इसको बोला यही जाता है, डैग हैमरशोल्ड। अब अच्छी अच्छी मैगजीन में जिनकी अच्छी रेपुटेशन है वो ऐसे दे रहे हैं, हैमरस्क जोल्ड। नहीं पढ़ा जाता है, गलत परंपरा। जब आप किसी कंप्यूटर से कहेंगे प्रोनाउंसिएट या ट्रांसलेट करो तो ऐसे ही करेगा। अगर नॉन कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटीज कहेंगे जिसने कंपटीशन कभी दिया नहीं, तो भी ऐसे ही ट्रांसलेट करेगा। तो स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, लेकिन इसको हैमर और सोल्ड बोला जाता है। के और जे इस मीटिंग में शामिल तो है, लेकिन बोलने की अनुमति इनको नहीं। तो लिख लीजिए जरा, डैग हैमरशोल्ड। स्पेलिंग यहीं से देखिएगा। ये स्पेलिंग याद करने की क्षमता सबकी नहीं होती है, भगवान ही मालिक। लैटिन के किसी शब्द की आप देखते होंगे कि तमाम बैक्टीरिया, तमाम वायरस नए नए आते हैं, लैटिन से ही उनका नाम देने की परंपरा बनी हुई, अभी भी देते हैं। ऐसी ऐसी अजीब अजीब स्पेलिंग रहती है कि आदमी उसी में कंफ्यूज हो जाता है। ई छूट गया कि आई छूट गया, क्या छूट गया। लिखें, डैग हैमरशोल्ड मेडल। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति मिशन के शहीद सैनिकों को दिया जाता है, शहीद सैनिकों को दिया जाता है। डैग हैमरशोल्ड मेडल is given to martyrs of United Nations Peacekeeping Army, United Nations Peacekeeping Army। 2026 में यह है, 2026 में यह 68 शहीदों को दिया गया। इट इज गिवन टू 68 martyrs in 2026, 68 martyrs in 2026 दिया गया, जिनमें 2 भारतीय भी शामिल हैं, कंप्राइजिंग 2 इंडियंस 2, जिसमें 2 भारतीय भी शामिल हैं, कंप्राइजिंग 2 इंडियंस 2। नायब सूबेदार सुजीत कुमार, नायब सूबेदार सुजीत कुमार, ये दक्षिण सूडान में बलिदान हुए हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए, दक्षिण सूडान में शहीद, मार्टियर्ड इन साउथ सूडान, मार्टियर्ड इन साउथ सूडान। लांस नायक हरभजन सिंह, लांस नायक हरभजन सिंह, ये कांगो में शहीद हुए हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए, मार्टियर्ड एट कांगो, मार्टियर्ड एट कांगो।
शहीद हुए, शहीद हुए। अगली चीज भी सिर्फ एक लाइन की लिखें, विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। आजकल बड़ा जोर दिया जा रहा है, मैंने मेंस में भी आपको बताया था, इस पर अलग से चैप्टर शामिल कर दिया गया है शरणार्थियों पर। भारत ने शरणार्थियों पर किसी भी कन्वेंशन पर साइन नहीं किए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया है एक कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन कहलाता है, लेकिन भारत ने साइन नहीं किए हैं, क्योंकि जब ये बन रहा था तो भारत में बड़ी आपाधापी मची हुई थी। भारत में बड़ी मात्रा में लोग पाकिस्तान से आ रहे थे, यहां से जा रहे थे। शरणार्थी वैध लीगल जो है माइग्रेंट्स होते हैं। जिस देश में प्रवेश करेंगे वो देश बाकायदा अनुमति देगा, वो कहेगा कि आपको खाना, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा हम उपलब्ध कराएंगे। तो भारत ने इस पर साइन नहीं किए हैं, जिनेवा कन्वेंशन कहलाता है। लेकिन इसलिए भारत में जो भी आता है वो शरणार्थी न होकर इंट्रूडर या घुसपैठिया कहलाता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि 150-200 लोग अगर आ गए हैं, पकड़ लिया है तो सीधे उठा के बाहर फेंक देते हैं। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाते हैं, डिटेंशन सेंटर। कुछ दिन उनको वहां रखते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनको अपने देश में, जो उनका देश है, वहां भेजने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए भोजन नहीं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वैधानिक रूप से हमने इस पर साइन नहीं किए हैं। अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा। लिखें, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जून 28 is celebrated as वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, यूएनजीए बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने यह प्रस्ताव 2000 में पारित किया था। यूएन जनरल असेंबली, UN General Assembly approved this resolution in year 2000. In year 2000 शरणार्थियों के लिए जिनेवा कन्वेंशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिनेवा कन्वेंशन लागू है। जिनेवा कन्वेंशन is applicable for refugees, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इंडिया हैज नॉट साइंड इट, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इंडिया हैज नॉट साइंड इट। तैयार करिए इसको अच्छे तरीके से।